Hello students, welcome back to my channel Commerce Institute, your flight to success. Yes, today we are going to cover one more topic under Secretarial Practice, Chapter 2, 12th Commerce, that is Commercial Banks. Students, हमने बहुत सारे sources of finance के बारे में already जाना है, कैसे हम मतलब कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लोगों से पैसे ले सकते हैं, जैसे कि उनको शेयर्स देकर, डिबेंचर्स देकर, बॉन्ड्स देकर. सो इट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. लेकिन कंपनीज क्या करते हैं, वो लोग और एक सोर्स से फाइनेंस ले सकते हैं, मे बी फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ मीडियम टर्म. जो भी उनकी बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए वो ये पैसे लेते हैं, एंड डेफिनेटली वो लेते हैं बैंक से. So that's what is the topic for today also children, commercial banks. So without delaying, let's begin. तो जैसे मैंने कहा कि बैंक्स भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए फाइनेंस देती है. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी हो सकता है एज पर देयर नीड. ओके, इसीलिए उनको एक प्रीडोमिनेंट सोर्स भी किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. बैंक्स जैसे हमको पता है कि लोग जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, जो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, है ना. तो ये जो पैसे लोग बैंकों में डालते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, ये जो पैसे उनसे कलेक्ट करते हैं, दे गिव देम टू दी बिजनेस कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. उनकी जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो लोन देती है, और उसके बाद वो बिजनेस कॉर्पोरेशन से फिर इंटरेस्ट लेके they just do it regularly how a bank works. Similarly, लोग जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उनको भी जो भी इंटरेस्ट है उनको भी मिल जाता है उनके सेविंग्स पर एज पर द परसेंटेज. ठीक है, यहाँ तक तो बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू गिव लोन्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, नाउ अलॉन्ग विद द बिजनेस लोन बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो बैंक करती है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को, वो असिस्ट करती है. तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे हैव गिवन दैट वेयर कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस. उनमें से एक है बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज. टर्म लोन्स ऑब्वियसली 1 to 10 ईयर्स हो सकता है या 10 से ज्यादा ईयर्स भी हो सकता है. जो भी अमाउंट कंपनी ने बैंक से लिए है उस पर वो इंटरेस्ट पे करते चली जाती है जब तक वो पूरा लोन ना दे दे. ठीक है, that is the first one. Second, by subscribing to shares and debentures of the company. बैंक्स क्या करते हैं कि वो खुद कंपनीज के जो भी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो सब्सक्राइब करती है, ले लेती है, isn't it? So if the company is doing very well or whatsoever, bank do take some shares and debentures from that particular company. A sort of assist ही कह सकते हो आप इसको. तीसरा है by underwriting the issue of securities of the company. स्पेशली ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, मतलब आईपीओ. जब एक नई कंपनी बाजार में शेयर्स और डिबेंचर्स जो भी है वो दे देती है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, इन दैट केस सम ऑफ द शेयर्स आर टेकन बाय द बैंक्स, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स यू कैन से, और इन्वेस्टर्स. सो दैट इज आईपीओ सिस्टम. जैसे कि न्यू कंपनी है तो बैंक अंडरराइट भी करती है, उनका और कंपनी का थोड़ा सा म्यूचुअल अग्रीमेंट भी हो सकता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स जैसे ही वो कंपनी बाजार में सेटल हो जाती है, देन दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर. सो ये जॉब भी बैंक्स करती है, वो कंपनीज के शेयर खुद खरीद लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. दैट्स द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि कमर्शियल बैंक्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन केस ऑफ शॉर्ट फाइनेंस. तो कंपनीज क्या करते हैं, दे टेक दिस मनी, शॉर्ट फाइनेंस की बात करेंगे, बिकॉज दे वांट टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वर्किंग कैपिटल मतलब रोज की जो रूटीन एक्टिविटीज जो होते हैं कंपनी में, जिसके लिए पैसों की जरूरत होती है, रोजमर्रा की जो खर्चे होते हैं कंपनी के, उसके लिए ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, दे कैन ऑल्सो टेक द मनी इन इंडिया, स्पेशली दे कैन ऑल्सो टेक द फाइनेंस फ्रॉम बैंक क्रेडिट, बैंक से क्रेडिट, एंड ट्रेड क्रेडिट ऑल्सो. नाउ ट्रेड क्रेडिट इज बिटवीन द ट्रेडर्स, बाइंग एंड सेलिंग जो करते हैं, जैसे
हमारे मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रिटेलर्स, होलसेलर्स, तो अब वो अपने आप ही उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं कि वो थोड़ा स्पेसिफाइड टाइम भी दे देते हैं सो दैट दे कैन फुलफिल वॉट एवर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द कैश अवेलेबल। तो ये ट्रेड क्रेडिट में होता है और इसके बारे में हम आगे चल के और पढ़ेंगे बिकॉज इसका एक छोटा सा सब टॉपिक भी है, ठीक है। सो टिल हियर वी आर अवेयर about the commercial banks, about their finance, about the importance, how they assist, and then primarily working capital के लिए उनको short term की जरूरत होती है, ठीक है। Now there are some important schemes, you can say, बहुत ही बैंक्स बहुत सारे जो है वो इनोवेटिव स्कीम्स लाती है फॉर द डिस्पर्समेंट ऑफ क्रेडिट। ये फैसिलिटी वो देते हैं कि ताकि लोग उनका फायदा उठा सकें एंड दे कैन बोरो द मनी। डेफिनेटली बैंक को भी फायदा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज स्कीम्स। द फर्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये कंपनीज को मिलती है क्योंकि कंपनी के पास करंट अकाउंट होता है। ओके मतलब वो एक बिजनेस है, वो एक बिजनेस कंपनी है, तो डेफिनेटली उनका एक करंट अकाउंट होता है बैंक के साथ, तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है जिसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब है द बोरोवर जिसका वो करंट अकाउंट है, ही कैन विड्रॉ द फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। ओके, he can withdraw, he can draw the money from his current account up to a credit limit। एक लिमिट होता है, एक क्रेडिट लिमिट होता है, मे बी 5 lakhs और 10 lakhs फॉर एग्जाम्पल, जो बैंक सैंक्शन करता है। तो ये जो बिजनेसमैन होता है, जो बोरोवर होता है, वो कभी भी वो उधर से पैसे निकाल सकता है अप टू दैट लिमिट के हिसाब से, ठीक है। देन उसका जो ये जो विड्रॉवल है ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, एक स्टिपुलेटेड विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट। ऑब्वियसली हम जो लिमिट की बात कर रहे हैं वो क्रेडिट लिमिट ही है, तो ही कैन ड्रॉ द मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज पर परमिटेड बाय द बैंक। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग कम्स दैट रीपेमेंट के बारे में क्या है। रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ठीक है। जब भी चाहे आप उसमें पैसे रीपे कर सकते हो। एंड देन जितने भी पैसे वो बिजनेसमैन निकालता है या बोरोवर निकालता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड इट इज वेरी गुड बिकॉज समटाइम्स देयर मे नॉट बी मनी इन द करंट अकाउंट, है ना। बैंक में पैसे जब नहीं रहते हैं बिजनेसमैन के, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तब वो निकाल सकते हैं जो भी उनका लिमिट है, और जैसे ही पैसे उनके हाथ में आ जाते हैं वापस वो रीपे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ। जितना भी अमाउंट वो विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर का इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है। एंड दैट्स द वन ऑफ द इनोवेटिव स्कीम्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, और बैंक्स यू कैन से। सेकेंड इज कैश क्रेडिट। स्टूडेंट्स अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्रेडिट है, फाइनेंशियल एड आप बोल सकते हो। और दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड सिमिलरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जैसे ही ये काम करता है, ओके। लेकिन यहाँ पर भी बोरोवर क्या करता है, ही कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। एक डिफरेंस यहाँ पर है कि वो अमाउंट विड्रॉ तो कर सकता है वट एवर लिमिट हैज बीन, लेकिन सिक्योरिटी मार्जिन के हिसाब से, मतलब उसको कुछ तो एक एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है उसको। वो जो कैश क्रेडिट है वो देते हैं अगेंस्ट अ प्लेज और hypothecation of goods, some a pledge in the sense he has been keeping something as a security, as a alternative चीज, जैसे गिरवी रखते हैं हम जिसे बोलते हैं, तो वो थोड़ी चीजें वो बैंक में दे सकता है और उसके अगेंस्ट वो कैश क्रेडिट ले सकता है। डेफिनेटली इंटरेस्ट चार्जिंग भी उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर ही चार्ज करेंगे। लिमिट, टोटल क्रेडिट लिमिट जो सैंक्शन हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई हैव जस्ट हाईलाइटेड ऑल्सो दैट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड। जो भी अमाउंट वो लोग बोरो करते हैं, ये फैसिलिटी उनको मिलती है जब वो कुछ ऑल्टरनेटिव या कुछ सिक्योरिटी बैंक को देते हैं अगेंस्ट द कैश क्रेडिट। तो डेफिनेटली एक क्या कहते हैं उसको, स्टिप्यूलेटेड लिमिट जो होता है ना,
बेंचमार्क यू कैन से, जहाँ पर वो लिमिट रखते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है 5 lakhs 10 lakhs और व्हाट्सो एवर, उसकी प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसको वो पैसे मिलेंगे. तो डेफिनेटली वट एवर इज द आउटस्टैंडिंग amount borrowed, interest is charged on that only and not on the limit sanction. ठीक है. Then the third one is cash loan. Students, very simple. Total amount of loan is credited by bank to the borrower's account, isn't it? तो यहाँ पे क्या होता है, they just go to the bank and they apply for the loan, and the total amount of loan is credited to the borrower's account and interest is payable on actual balance outstanding. जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है. एंड नाउ पीपल, आई थिंक स्टूडेंट्स, यू आर ऑल्सो अवेयर कि हाउ द लोन्स हैव बिकम सो इजी. हाँ, पर्सनल लोन जो एप्स जैसे कि आ गए हैं, धनी ऐप, those are type of instant loans which you get, but here we are talking from the banks. So here obviously they are applying for the loan in the bank, so amount will be credited to their account by the bank only, definitely, or interest have to be paid. ठीक है. It's a normal cash loan, you can say. The fourth one is discounting bills of exchange. Students, ये जो term है ये आपने अपने accounts में भी पढ़ा है ना? What is the meaning of discounting bills of exchange? तो यहाँ पर क्या होता है, if I want to give you in the form of an explanation, तो obviously the drawer of the bill जो है, जो seller है, can receive money from the drawee, that is the buyer, on due date or after the due date. वो तो सही है ना, कि अगर बायर कुछ बाय करता है तो ड्रॉवर उसको एक बिल देता है. द ड्रॉवर ऑफ द बिल हियर इन द सेंस दैट इफ यू बाय समथिंग फ्रॉम द सेलर, तो जो भी आपने उसको चेक दिया है, ड्रॉवर इज अ पर्सन, ऑब्वियसली द सेलर है ना. बायर क्या करता है कि उसको एक चेक देता है. सपोज इफ आई से देयर आर टू पार्टीज, ए एंड बी. Sorry, suppose there are two parties, A and B. तो A buys the goods from B. Okay, तो B ने क्या किया, B ने सेल किया, तो A took the goods. तो A ने एक चेक दिया, maybe he gave a check of rupees 20,000. तो he has also mentioned a specific date there. Clear? तो B क्या करता है कि for example he has given a check today. Today is 23rd. And he told him that he can withdraw it by 23rd of September. ठीक है, तो इतना टाइम उसको वो देता है, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. बट व्हाट हैपन्स, द सेलर जो बी है वो बोलता है नहीं, मैं 23rd September तक नहीं रुक सकता. तो व्हाट ही डज, ही गोज टू द बैंक एंड ही सेज दैट मेरा जो चेक है, ये जो बिल है, स्पेशली बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई एम टॉकिंग, सॉरी नॉट चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये मुझे उस डेट के पहले ही चाहिए, बिफोर द ड्यू डेट. तो बैंक बोलता है ठीक है, आप 23rd September तक नहीं रुक सकते, तो मैं आपको जल्दी दे सकता हूँ, लेकिन देयर इज अ प्रोसीजर. एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, हियर द बैंक डिस्काउंट्स द बिल. डिस्काउंट्स द बिल मतलब बैंक जो है उसको 20,000 से कम का अमाउंट देगा. मे बी फॉर एग्जाम्पल ही विल गिव हिम 18,000 रुपीज और 2,000 रुपीज वो डिस्काउंट करके अपने पास रख लेगा. ओके, एंड रिमेनिंग 18,000 विल बी गिवन टू द पर्सन हु हैव टेकन द बिल टू द बैंक. ठीक है, तो इन दैट ड्रॉवर स्पेशली, तो this facility is given by the banks where they can discount. So the entire scenario यहाँ बताने के लिए ये है कि drawer can receive money before the due date by discounting the bill with the bank. Okay, he cannot wait for another month to take the money. तो बैंक जब ड्यू डेट आ जाता है तो बैंक खुद से वो अमाउंट बिल एंड कैश कर लेता है. Those bills of exchange are trade bills. Okay, they are accepted by bank and cash is advance. So it's a very simple one. बहुत सिंपल तरीके से अगर डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलर क्या करता है, उसको जब पैसों की ज्यादा जरूरत होती है, इमीडिएट जरूरत होती है, वो रुक नहीं सकता, तो ही कैन टेक द मनी बिफोर द ड्यू डेट by discounting the bill with the bank, and bank discounts the bill, he deducts the little bit of amount, you can say
10% और 15% whatsoever the बैंक का जो भी परसेंटेज है, और रिमेनिंग अमाउंट वो ड्रॉवर को दे देता है. प्लीज अंडरस्टैंड, बायर इज द okay, here the drawer of the bill, the one who takes the bill to the bank is the seller, drawer. Okay, and obviously a drawee is a person, no, from whom the bill has been taken by the drawer. Okay, who draws the bill, you can say, is called drawee. Any, okay, fine. So these are the 4 important points, children, regarding the innovative schemes we have studied. So today in this video we have studied what is the concept of commercial banks and the different schemes for the disbursement of credit. Let me tell you once again, that is overdraft, cash credit, cash loans, and discounting bills of exchange. I hope the concept is clear, children. Still, if you want to ask anything about the topic, you can kindly comment in the comment section. If this concept has been cleared, kindly like, subscribe, and share. That's it in this video, children. I'll be very back, and I think I'm on the verge of completion of this chapter. So soon I will be coming with the question answer session. I will be solving all the exercises, even the big answers, which I am trying to always produce in front of you. Till then, thank you so much.